हेलो एवरीवन, आज डेट है 25 नवंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि थामीराबरानी रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सेंटोसा आइलैंड को लेकर के। तो सेंटोसा आइलैंड को अगर हम मैप में व्यू करें तो ये सिंगापुर के कोस्टल रीजन में एक आइलैंड के रूप में लोकेटेड है। सेंटोसा आइलैंड अपनी गोल्डन जुबली को सेलिब्रेट कर रहा है, इसकी वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ था। ये जो सेंटोसा आइलैंड है ये अपने मैन मेड बीचेज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और अभी हम लास्ट 2-3 डेज से अगर हम डिस्कस करें तो इलेक्शन कमीशन को लेकर के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई उसमें डिस्कशन चल रहा है। तो यहाँ पर कल डिस्कस किया गया कि जो भी हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी जो पोस्टिंग होती है, उनका जो रिक्रूटमेंट होता है वो एक प्रोसीजर के तहत होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में अरुण गोयल जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया कि एक दिन पहले वो सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक उसी दिन अपना रेजिग्नेशन दिया और दूसरे दिन जो है उनको इलेक्शन कमीशन के रूप में अपॉइंट कर दिया गया। तो ये जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा लाइटन करने की ज़रूरत है। इतना फास्ट तरीके से रिक्रूटमेंट होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जो भी बेसिक प्रोविजन है, जैसे कि कल भी हमने डिस्कस किया कि इलेक्शन कमिश्नर्स की और सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की जो रिक्रूटमेंट होती है वो एक कॉलेजियम के थ्रू हो और उसमें जो जो इम्पोर्टेंट पर्सन है उनका रिक्रूटमेंट हो, उसके थ्रू जो है ये रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। साथ ही साथ में यहाँ पर बताया गया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसकी इंडिपेंडेंस को हमें बनाए रखने के लिए उनको डिस्कशन किया जा रहा है कि उसको एक अलग लेवल पर सेक्रेटरीट प्रोवाइड करवाया जाए, मनी प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंस जैसे कि राज्यसभा, लोकसभा और जुडिशरी अपने लेकर के अपने बेसिस पर लॉ मेकिंग पावर उनके पास में है, वैसे ही इलेक्शन कमीशन भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। तो अब ये डिस्कशन चल रहा है, इसका जो रिजल्ट है वो क्या निकल करके आएगा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो इंडिपेंडेंस है उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर जामा मस्जिद को लेकर के। देखो, जामा मस्जिद को लेकर के कुछ टाइम पहले कुछ दिन पहले ही एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आता है कि कोई वीमेन अगर अकेले जामा मस्जिद में एंट्री करती है तो उनको रोका जाएगा। अगर कोई वुमेन जो है वो अपनी फैमिली मेंबर के साथ में जामा मस्जिद में आती हैं तो उनकी एंट्री जो है वो रेगुलर है, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका बेसिक एक फाउंडेशन अगर हम डिस्कस करें तो उसके बारे में ये बताया गया है कि कोई भी इम्प्रॉपर जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर कंडक्ट हो उनको रोकने के लिए ये सारी जो एंट्री है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन किया गया था कि अगर अलोन वुमेन आती है तो उसको रोका जाएगा। ओके, तो ये जो भी रिस्ट्रिक्शन थे उनको विड्रू कर लिया गया है, क्योंकि दिल्ली के जो एलजी है उन्होंने इस बात के ऊपर अपना जो पॉइंट है वो रखा और इसके बाद में वहाँ के जो शाही इमाम हैं उन्होंने ये सारे जो अपने रिस्ट्रिक्शन जो थे उनको विड्रू कर लिया है। तो यहाँ पर बात हुई है जामा मस्जिद की। जामा मस्जिद की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया की जो लार्जेस्ट मॉस्क्यूज है उनमें से एक है जामा मस्जिद और मुगल एम्परर शाहजहां ने इसको बनवाया था 1650 से 1656 के बीच में, मतलब 1650 से 1656 के बीच में इसका जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है वो रेगुलर चला और फिर 1656 में जामा मस्जिद बन करके तैयार हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल पेज पर जो आर्टिकल है। देखो, अभी हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है वहाँ पर हमें इशू देखने को मिला। अब पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार ऐसा देखने को मिला है। जैसे कि हम लास्ट ईयर की बात करें तो हमारा जो आसाम स्टेट है, आसाम स्टेट क्या है कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं उन सभी के साथ में अपने बॉर्डर शेयर करता है। तो आसाम प्राइम है
प्राइम जो सेंटर में जो स्टेट है वो आसाम है, और उसके साथ में हर स्टेट का, अरुणाचल प्रदेश आप ले लीजिए, मिजोरम आप ले लीजिए, त्रिपुरा आप ले लीजिए, मणिपुर, मेघालय, सभी के साथ में जो है उनके इशू बने हुए हैं। तो अभी क्या देखने को मिला 22 नवंबर को कि मेघालय और आसाम के जो फॉरेस्ट गार्ड है, मेघालय के कुछ विलेजर्स और आसाम के जो फॉरेस्ट गार्ड है उनके बीच में कुछ क्लैश हुआ, जिसकी वजह से कुछ लोगों की डेथ भी हो गई। ओके, तो बेसिक इशू ये है कि नॉर्थ ईस्ट में जो एक पीस और स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं वो तब सॉल्व हो पाएगी, उसका एक बेसिक जो रीजन है वो वहाँ का बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है। बॉर्डर कन्फ्लिक्ट का बेसिक अगर हम पॉइंट बात करें तो मैक्सिमम जो स्टेट है उनका ओरिजिन वहाँ पर वास्ट लेवल पर आसाम जो स्टेट है वो एस्टेब्लिश था, उसी से जो है वो अदर स्टेट का इवोल्व देखने को मिला है। जैसे कि हम यहाँ पर मेघालय की बात करें तो मेघालय को 1970s में एक अलग से पार्ट बनाया गया, फिर 1972 में उनको ऑटोनोमस स्टेट का डेजिग्नेशन दिया गया। ओके, तो आसाम से ही एक पार्ट को निकाला गया और फिर उसको मेघालय स्टेट बनाया गया। सेम इसी तरीके से जो अदर स्टेट हैं उनका भी फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिला है। तो मेन प्रॉब्लम ये है, जब लास्ट ईयर जब इशू हुआ था मणिपुर और आसाम के बीच में, तब भी हमने डिस्कस किया था कि देखो एरिया जो है वो लिमिटेड है, वेजिटेशन के ऊपर या फिर अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है वहाँ के पर्सन की, और जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज होता जा रहा है, जो भी डेंसिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको लैंड एरिया चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिसोर्सेज चाहिए आपकी पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए। यही एक बेसिक रीजन है कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से जो भी कन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इस तरीके की जो भी बॉर्डर इश्यूज है उनको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं वो तभी सॉल्व हो पाएंगे जब स्टेट बॉर्डर जो इशू हैं, जो कन्फ्लिक्ट हैं, वो सॉल्व देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर बोला भी गया है कि जो भी बॉर्डर जो भी इशू है उनको हमें क्विकली जो है वो सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ट्रेड पैक्ट हुआ उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। राइटर ये बोलता है कि देखो इंडिया को एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों में बेनिफिट होगा, जो हमारी टैक्सेज है उनको जीरो डिक्लेयर किया गया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि इंडिया में जो है वो जॉब जो है वो काफ़ी ज़्यादा इवोल्व होंगी, यूथ को काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन राइटर का यहाँ पर ये बोलना है कि सिर्फ हमें ऑस्ट्रेलिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें अदर कंट्रीज़ के साथ में भी जो अपने रिलेशन है, जैसे कि हम बात करें तो एक क्वाड ग्रुप का मेंबर है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों ही, तो दोनों के साथ में हमारे रिलेशन बेहतरीन हुए, मतलब एक डायरेक्टली हम क्वाड ग्रुप में भी अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, और उस ग्रुप का एक जो रिजल्ट जो है, जैसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं उनके ऊपर जो ग्रुप है वो अपना डिस्कशन करता है, तो उन कंट्रीज के साथ में आपके रिलेशन, बायलैटरल रिलेशन काफ़ी बेहतरीन है, तो रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा निकल करके आता है। ओके, तो इसमें इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो कंपटीशन जो है वो रेगुलर बना रहेगा। लास्ट 1 डेकेड में अगर हम देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ में पहला हमारा ट्रेड पैक्ट देखने को मिला है, इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बेनिफिशियल भी है। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इससे जॉब तो क्रिएट होंगी, लेकिन जो अदर मार्केट हैं जैसे कि अदर कंट्री, जापान के साथ में, आसियान ग्रुप के साथ में, यूएस के साथ में, यूके के साथ में जो हमारा डिस्कशन चल रहा है, इन सभी ट्रेड पैक्ट के साथ में हमें रिलाई करना होगा, तभी जा कर के हमारे बहुत सारे जो मल्टीलेटरल जो रिलेशन है वो मेंटेन होंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उन कंट्रीज़ के साथ में भी जब रिलेशन बेहतरीन होंगी तो इंडिया जो है वो जियोपॉलिटिकल लेवल पर या वर्ल्ड लेवल पर अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएगा। ओके, तो ये जो ट्रेड पैक्ट है वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन कंपटीशन जो है वो रेगुलर बना हुआ है, क्रिटिकल लेवल पर बना हुआ है। और जैसे ट्रेड पैक्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है हर कंट्री के साथ में अपने बायलैटरल रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। जैसे कुछ टाइम पहले इंडिया ने यूएई के साथ में भी अपने ट्रेड पैक्ट साइन किए हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ में साइन हुई, यूके के साथ में हमारा डिस्कशन चल रहा है, और भी अदर स्टेट के साथ में अभी आसियान ग्रुप के साथ में भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने जो है वो फोकस किया। इंडो पैसिफिक एरिया जो है, साथ ही साथ में साउथ चाइना सी, इन सभी के
इंडिपेंडेंट होने की बात जो है वो इंडिया बार बार करता है, और इसका बेसिक रीजन यही है कि ट्रेड जो है वो इससे इफेक्ट ना हो। अगर सी रूट किसी एक कंट्री के अंडर आ जाता है तो इससे वर्ल्ड लेवल पर जो ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा। ओके, तो इंडिया को फोकस करना चाहिए जो भी कंपटीशन है उन सभी को ओवरकम करने के लिए, और सभी कंट्रीज के साथ में अपने रिलेशन बेहतरीन करने के लिए, और जो भी ट्रेड पैक्ट है उनको अच्छे से एस्टेब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और ओके, 1 सेकेंड। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ना, उसमें बताया गया है कि क्या पुअर कंट्रीज को हम ग्रीन जो चेंज करने की बात कर रहे हैं कि ग्रीन टेक्नोलॉजी में हम चेंज करें वहाँ पर, और पुअर कंट्री जो है वो एमिशन जो है वो अपना रिड्यूस करें। तो इस आर्टिकल में क्वेश्चन किया गया है, और टू राइटर जो है वो उनके आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पुअर कंट्रीज जो है वो ग्रीन होना अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल में अगर हम बात करें तो देखो, अ, अभी जो COP27 की जो मीटिंग हुई, और इसमें लास्ट में जो फोकस किया गया, जब उसको एक्सटेंड किया गया और फोकस किया गया कि हमें एक फंड बनाना ही होगा जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो पैसा देंगे और पुअर कंट्रीज जो है उसका कंज्यूम करेंगे। ओके, अब वो फंड कैसे बनेगा, कब कितना उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, इसके बारे में कोई बेसिक बातें नहीं रखी गई हैं, बस फंड की बात की गई है कि फंड बनाया जाना चाहिए जिसमें पुअर कंट्रीज जो हैं उनको, डेवलपिंग कंट्री जो है उनके अपग्रेडेशन के लिए फिर उस मनी का काम किया जा सके। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है इसमें राइटर ने अपनी अपनी बात रखी है। देखो, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब चाहे वो पुअर कंट्रीज करे प्रेजेंट टाइम में, भले ही पहले जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज ने एमिशन किया उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज इफेक्ट हुआ, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें, चाहे पुअर कंट्रीज करें, डेवलपिंग कंट्रीज करें या डेवलप्ड कंट्रीज करें, इफेक्ट तो जो है वो हमारे क्लाइमेट को देखने को मिलता है, और उसकी वजह से वो कंट्रीज सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी कम है, या फिर उनके पास में ऐसे सॉल्यूशन काफ़ी कम है। और सॉल्यूशन किस लिए कम है, क्योंकि उसके पास में मनी अवेलेबल नहीं है। इसीलिए तो फंड की बात की गई है ना, कि वहाँ पर भी जो है वो फंड अवेलेबल करवाया जाए और उस फंड के थ्रू जो भी इशू है उन सभी को सॉल्व करने की कोशिश की जाए। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने अपने अपने पॉइंट रखे हैं कि किस तरीके से ये जो इशू है वो सॉल्व हो सकता है। देखो, सॉल्यूशन की सीधी सी बात ये है कि सभी कंट्री जो है वो अपने अपने लेवल पर कोशिश करें। हाँ, डेवलपिंग कंट्री जो है वो अपने लेवल पर कोशिश करें, पुअर कंट्रीज अपने लेवल पर कोशिश करें, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सभी कंट्रीज को सपोर्ट करने की, जो भी सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करें। तभी जा करके ये जो इशू है उसको सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सॉरी सॉरी टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर देखो, चाइना की जो आईफोन असेंबल जो प्लांट है फोक्सकॉन, यहाँ पर इशू देखने को मिला। इशू क्या हुआ कि पहले के यहाँ कर जो भी लेबरर्स थे, जो भी वर्कर्स थे, उनको कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्ट किया गया। लेकिन ये देखने को मिला कि कोविड-19 की जब रिस्ट्रिक्शन देखने को मिली तो यहाँ के वर्कर्स जो हैं वो निकल निकल करके पैदल ही, जैसे हमारे इंडिया में हमने देखा था कि कोविड के टाइम में जो लेबरर्स हैं वो वापस अपने विलेजेस जाने के लिए पैदल ही उन्होंने रास्ते तय किए थे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर इशू देखने को मिला। उसके बाद में नए वर्कर्स जो हैं वो रिक्रूट यहाँ पर किए जाते हैं, लेकिन कोविड की वजह से उनको भी रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ क्लैश देखने को मिला, कुछ वीडियो सामने आए हैं, और वीडियो का बेसिक रीजन ये है कि कोविड की वजह से जो लेबरर्स हैं उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई है, और इस तरीके के जो असेंबल प्लांट हैं वो एक तरीके से आईफोन की जो भी प्रोडक्शन यूनिट है उसको, मतलब इस तरीके के प्लांट के ऊपर आईफोन की प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जो वर्क होना है वो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है। बेसिक प्रोविज़न यहाँ पर ये भी है वर्कर्स का कि जो भी कोविड पॉजिटिव हैं उन सभी का सेपरेशन, और भी अदर इशू जो है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। उनकी सैलरी, उनके और भी अदर जो पॉइंट हैं उनके बेसिस पर ये इशू देखने को मिला है। तो इस तरीके के जो असेंबल प्लांट हैं उनमें पहले भी, जैसे कि हमारे इंडिया में भी इस तरीके का इशू देखने को मिला, और साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि इस तरीके की प्रोडक्शन यूनिट इंडिया में और स्टार्ट करने की बात की जा रही है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि फ्यूचर में इस तरीके के जो असेंबल प्लांट हैं उनमें इशू ना देखने को मिले। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो, पहले आप मैप देखिए और जो आर्कटिक ओशन है उसको हम देखेंगे। एक सेकेंड।
देखो, ये है आर्कटिक रीजन, ये वाला आर्कटिक सी है, और ये है रशिया। तो रशिया क्या कर रहा है, रशिया ने इनोग्रेट किया है अपने जो आइस ब्रेकर हैं उनका। मतलब सीधी सी बात ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो आइस सीट है वो कम हो रही है, और जब ये आइस सीट कम हो रही है तो इसको ब्रेक करके यहाँ से रशिया अपने लेवल पर अपना जो रूट है वो बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि स्वेज कैनाल के थ्रू जो एशिया कॉन्टिनेंट में अपनी कनेक्टिविटी बनाता है उसका एक अल्टरनेट रूट ढूंढ सके, ताकि कम टाइम में ही एशिया तक पहुंचा जा सके और मनी जो है वो कम खर्च हो। जो मनी कम खर्च होगा, जो आपका टाइम है वो भी आपका सेव होगा। तो यहाँ पर इसी आर्टिकल के बारे में बताया गया है। यहाँ पर बात की गई है जो आर्कटिक सर्किल है, आर्कटिक यूनियन है, काउंसिल है, उसके बारे में भी। तो आर्कटिक यूनियन की अगर हम बात करें तो आर्कटिक यूनियन को बनाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है, 1996 में ओटावा डिक्लेरेशन के थ्रू जो है वो आर्कटिक काउंसिल को बनाया गया। और आर्कटिक काउंसिल एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, और जो भी आर्कटिक स्टेट है, मतलब आर्कटिक ओशन के पास पास जिनकी भी बॉर्डर एरिया लग रहे हैं, उन्होंने मिलकर के ये डिसाइड किया कि कोऑर्डिनेशन के साथ में हम काम करेंगे, ताकि आर्कटिक जो रीजन है, आर्कटिक जो ओशन है, उसको इफेक्ट देखने को ना मिले। तो 8 कंट्रीज इसमें शामिल है, रशिया है, यूएस है, कनाडा है, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये कंट्री जो है वो आर्कटिक यूनियन में आते हैं। ओके, इंडिया को यहाँ पर ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है, और इंडिया ने भी इसी साल जो है वो अपनी आर्कटिक पॉलिसी जो है उसको लॉन्च किया है, और अपने जो रिलेशन है यहाँ पर इस एरिया को लेकर के उसको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडिया ने भी रखे हैं। तो ये हमने आर्कटिक काउंसिल की बात कर ली, आर्कटिक रीजन जो है उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आइस ब्रेकर जो है वो क्या होगा। तो 22 नवंबर को रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया है, और फ्लैग रेजिंग सेरेमनी जो है 2 न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर्स जो हैं उनकी सेंट पीटर्सबर्ग में। और ये जो आइस ब्रेकर है, देखो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आर्कटिक जो है वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि जो आइस लेवल जो है उसको ईजिली ब्रेक किया जा सकता है। तो ये जो आइस ब्रेकर है इनके बारे में अगर हम बात करें तो 173.3 मीटर लॉन्ग याकुटिया with a displacement of up 33,540 ton was launched into water, and crane can break through 3 meter of ice. The flag was raised on other vessel Ural, which is expected to become operational in December, while the Yakutia will join service by end 2024. तो ये सारी बात बोली गई है। इससे पहले बोला गया है कि इसी तरीके से 2 अदर वेसल जो हैं वो भी तैयार हैं, उनका नाम है आर्कटिका एंड सिबिर। अब देखो ये याकुटिया और ये नेम लेकर के इनको किसके तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो आप जीएस पेपर 3 से, जीएस पेपर 1 से आप ज्योग्राफिकल जो पार्ट है उससे रिलेट करके पूछ सकते हो। और दूसरा क्या है, इसमें ये टर्म है ये दे देंगे कि न्यूज़ में बनी हुई थी, ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि आइस ब्रेकर है। ओके, इनको आपको सैटेलाइट से रिप्रेजेंट करेंगे और भी अदर प्रोविजन रख देंगे। ओके, तो आपको बेसिक प्रोविजन पता होना चाहिए कि क्या है ये और क्यों न्यूज़ में बनी हुई थी। अब देखो आइस ब्रेकर जो है, अब सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप उस सी एरिया को डिस्टर्ब करोगे, वहाँ पर जो आइस है उसको ब्रेक करोगे, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट होंगे ना। जो वहाँ पर सी रूट है, जहाँ वहाँ पर आइस लेवल है, उसको तो हम सेपरेट, उसको तो हम प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं, और उसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, जब वहाँ पर देखो इतना ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इंक्रीज होगा या मिलिटराइजेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि इस एरिया के ऊपर अब सभी जो हैं वो अपनी रीच बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इसकी वजह से वहाँ पर तो पोल्यूशन और ज़्यादा इंक्रीज होगा, और जब पोल्यूशन इंक्रीज होगा तो वहाँ पर तो इशू और ज़्यादा इंक्रीज होंगे। ओके, तो क्लाइमेट चेंज को जो हम प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज जो इशू है उसको हम रोकने की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली यहाँ तो हम इंक्रीज कर रहे हैं। और जब इंक्रीज कर रहे हैं तो
कितनी भी मीटिंग्स हो, कितने भी डेलीगेशन आए, कितना भी डिस्कशन हो, उसका रिजल्ट नहीं निकल करके आएगा। इंडिया जो है वो भी 2007 से आर्कटिक रिसर्च और प्रोग्राम जो है उनके लिए काम कर रहा है। 13 एक्सपेडिशन अंडरटेकन टिल डेट, अब तक इंडिया जो है वो 13 ऐसे प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर चुका है। 2022 मार्च में इंडिया ने अपनी फर्स्ट आर्कटिक पॉलिसी जो है वो लॉन्च की है और इंडिया 13 ऑब्जर्वर स्टेट में से एक है और आर्कटिक काउंसिल में, और इंटर गवर्नमेंटल फोरम के रूप में काम करती है आर्कटिक काउंसिल। तो ये बेसिक प्रोविज़न है। आप समझ ही गए होंगे कि उस एरिया के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो सभी कंट्रीज इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है तो इसमें इंडिया और ईरान जो है वो चाहबार पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं ईरान के वो इंडिया की विजिट पर हैं। डिस्कशन किया जा रहा है कि चाहबार पोर्ट को हम कैसे डेवलप करें ताकि जिस मेन ऑब्जेक्टिव के साथ में हमने चाहबार पोर्ट को एस्टेब्लिश किया था वो बना रह सकी। तो यहाँ पर चाहबार पोर्ट की जो लोकेशन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये इंडिया है और ये है चाहबार पोर्ट। ओके, और यहाँ से इंडिया का मेन प्रोविज़न ये था कि हम ईरान के थ्रू जो है वो अफ़गानिस्तान तक अपनी रीच बनाएंगे और अफ़गानिस्तान के थ्रू जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक, ताकि ईज़िली हम उन एरियाज़ तक अपनी कनेक्टिविटी बना सकें। क्योंकि प्रेजेंट टाइम अगर हम देखें तो पाकिस्तान के साथ में हमारी बॉर्डर शेयर होती है, पाकिस्तान के साथ में हमारे बायलैटरल रिलेशन अच्छे नहीं हैं क्योंकि टेररिज्म एक्टिविटी जो है वो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। साथ ही साथ में जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू है वो भी अनसॉल्वेबल है अभी। तो इसी की वजह से जो इशू है वो बने हुए हैं। तो लैंड रूट का यूज़ करते हुए हम कनेक्टिविटी नहीं बना सकते, इसीलिए इंडिया ने यहाँ पर अल्टरनेट रूट की यूज़ किया कि हम यहाँ पर डेवलप करेंगे, उसके थ्रू अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के थ्रू जो है वो अदर कंट्रीज़ तक अपनी रीच बनाएंगे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक। और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक अगर हम बात करें तो वो कंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं, उनके रॉ मटेरियल जो है वो वहीं से प्रोवाइड होता है। तो उसी का एक अल्टरनेट ढूंढने के लिए इंडिया ने वहाँ पर अपनी कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे हमारे उन कंट्रीज़ के साथ में। तो उन सारे रिलेशन को सर्व करने के लिए हमें ज़रूरत है कि उन तक अपनी कनेक्टिविटी जो है वो हम बना सकें। तो इसीलिए चाहबार पोर्ट को डेवलप करने की बात की गई, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम क्या हुई कि जब जेसीपीओ एग्रीमेंट से विड्रू किया गया तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए कि ईरान के साथ में कोई भी कंट्री जो है वो अपने रिलेशन मेंटेन नहीं करेगा, नहीं तो उन कंट्रीज़ के खिलाफ में भी रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिया ने जो चाहबार पोर्ट डेवलप करने का जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था उस पर कुछ फिर उसमें भी हर्डल्स क्रिएट हुई और अभी प्रेजेंट टाइम में जेसीपीओ एग्रीमेंट के रिवाइवल के लिए ईरान ने जो है वो अदर कंट्रीज़ के साथ में मिलकर के P5 कंट्रीज़ के साथ में मिलकर के डिस्कशन किया है और उसी के बेसिक रीजन पर ये माना जा रहा है कि जेसीपीओ एग्रीमेंट जैसे ही रिवाइवल स्टेज में आता है चाहबार पोर्ट को भी अपने लेवल पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाए। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।